800 करोड़ पास हुआ है, 100 करोड़ लगा देंगे साफ सड़क, 700 करोड़ आपस में बांट लेंगे। आजकल मुसलमान भी इस देश का कुंडली देख रहा है। भाई डॉक्टर अंबेडकर अंग्रेजों के पक्ष में खड़े रहते थे। पाताल लोक में एक बहुत अच्छा डायलॉग है, तो जब जनता बेहोश होगी तो नौकर मस्ती करेगा, हो सकता है मालिक की पत्नी लेके ही भाग जाए, तो बाघा दादा तो मारे ही जाएंगे। हमारे नेता क्यों निश्चिंत हैं? उसकी एक वजह है, उन्होंने भारतीयों को कई वर्ग में बांट रखा है। अगर लीडरशिप दलित के हाथ में होगी तो ब्राह्मण क्षत्रिय दूर रहेंगे। अगर लीडरशिप ब्राह्मण क्षत्रिय के, अब गौर करिएगा इन बातों पे, अगर लीडरशिप ब्राह्मण क्षत्रिय के हाथ में रहेंगे, दलित दूर रहेगा, मुसलमान दूर रहेगा। उन्होंने समाज को इतने हिस्सों में बांट दिया है कि नेताओं को एक बात का कॉन्फिडेंस है कि तुम कॉकरोच जनता पार्टी बना लो, चाहे शेर जनता पार्टी बना लो, चाहे हाथी जनता पार्टी बना लो, चाहे गैंडा जनता पार्टी बना लो, तुम कुछ भी बना लो, तुम एक नहीं हो पाओगे। अगर यही सारा भारत एक होता, हिंदू मुसलमान दलित ब्राह्मण अगर ये सब एक होते, फिर तो ये नेता काम जाते, फिर तो ये नेता रो देते कि अरे बाप रे बाप, ये पूरा भारतीय समाज एक है, एक आदमी नारा लगाएगा सब उसके पीछे जाके खड़ा हो जाएंगे ना। नेताओं को फुल कॉन्फिडेंस है कि चिंता मत करना, अगर दलित नेतृत्व आया तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ये दूर हो जाएंगे। क्या हमें क्या लेना देना है, हमसे क्या मतलब है, हमारा मुद्दा थोड़ी है। और दलित अगर सत्ता में आ जाएगा तो फिर अपर कास्ट को सताएगा, यही साइकोलॉजी बनी हुई है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य अगर लीड करेंगे तो दलित लीडरशिप उनको समझा देगी कि बेटा एक बार ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य दोबारा सत्ता में आ गए तो मनुवादी शासन फिर से शुरू हो जाएगा, तुम मारे जाओगे, फिर गुलामी शुरू। किसी ने मनुस्मृति पढ़ी नहीं है? अगर नेतृत्व हिंदुओं के हाथ में आ जाएगा, मुसलमान टेंशन में आ जाएगा कि अरे बाप रे बाप, हिंदू नेतृत्व। आज के समाज में सबको लगता है क्या प्यार से नेताओं ने काम किया, सलाम है नेताओं को, सलाम है। बिल्कुल यही काम अंग्रेजों ने किया था, एकदम यही काम। 1850 के बाद, कॉकरोच जनता पार्टी को बता रहा हूं, सुन लो, 1850 के बाद यही तुम्हारी सबसे बड़ी चुनौती है कॉकरोच जनता पार्टी। 1850 के बाद जब राष्ट्रीय आंदोलन शुरू हुआ, अंग्रेजों को चिंता हुई, ब्रिटिश हुकूमत को चिंता हुई कि अरे बाप रे बाप, राष्ट्रीय आंदोलन शुरू हो रहा है। उन्होंने कहा सुनो, डिवाइड एंड रूल का खेल तो सदियों पुराना है, जब से ये धरती बनी है तब से ये नियम चला आ रहा है, डिवाइड एंड रूल, बांटो और राज करो। तो जैसे ही राष्ट्रीय आंदोलन शुरू हुआ वैसे ही उसके साथ दो धाराएं बहने लगी, तुरंत दो धारा। एक तो सांप्रदायिक धारा, सर सैयद अहमद खान, और दूसरा जातिवादी धारा, ज्योतिबा फूले। दादा भाई नेहरूजी राष्ट्रवादी धारा के नेतृत्व कर रहे थे, सैयद अहमद खान सांप्रदायिक धारा का नेतृत्व कर रहे थे, ज्योतिबा फूले जातिवादी धारा का नेतृत्व कर रहे हैं। अब ये सांप्रदायिक और जातिवादी धारा ये अंग्रेजों के खिलाफ में नहीं बोलती थी ना, यही तो इसका खेल था, क्योंकि ये अंग्रेजों को अपना रक्षक मानती थी, और मानना भी चाहिए था, मानना भी चाहिए। तब भारत राष्ट्र तो था ही नहीं, इंडिया कोई नेशन तो था नहीं, पिछड़ा समाज वैसे ही परेशान था, दलित समाज वैसे ही परेशान था, तो उसको मानना भी चाहिए। भाई डॉक्टर अंबेडकर अंग्रेजों के पक्ष में खड़े रहते थे, स्वाभाविक था, क्योंकि अंग्रेजों ने ही उन्हें इस सामाजिक दलदल से बाहर निकाला था, तो वो खड़े होते थे, उसमें कोई बुराई नहीं थी। जो भी आपका रक्षक होगा आप उसके साथ खड़े होंगे, उसमें कोई दो राय है ही नहीं। तो ये जो दो धाराएं बहने लगी राष्ट्रवाद के साथ साथ, अंग्रेज निश्चिंत हो गए। जैसे ही राष्ट्रवादी धारा ताकतवर होती थी, ये दोनों धाराओं को एक्टिवेट कर देते थे कि अरे तुम लोग क्या कर रहे हो। और जैसे जैसे राष्ट्रवाद की धारा मजबूत होती गई, वैसे वैसे सांप्रदायिक धारा और जातिवादी धारा भी मजबूत होती गई। 1885 में जब कांग्रेस बनी राष्ट्रीय दल के रूप में, नेशनल पार्टी के रूप में, तब अंग्रेजों को लगा कि यार इस पार्टी के साथ और पार्टियां क्रिएट करो। तो 1906 में मुस्लिम लीग बनी,
कि कांग्रेस मुसलमानों का नेतृत्व नहीं करती है। मुसलमानों का नेतृत्व कौन करता है? मुस्लिम लीग। हालांकि राष्ट्रवादी मुसलमानों ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया। 1906 में मुस्लिम लीग, 1915 में हिंदू महासभा, 1919 में चैम्बर ऑफ प्रिंसेस, 1924 में डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन। इतनी पार्टियां पैदा करवा दी अंग्रेजों ने। तब वो निश्चिंत हो गए कि अब जैसे ही राष्ट्रवादी आंदोलन शुरू होगा, ये जितनी भी पार्टियां हमने पैदा कर रखी, जाति ना देश धर्म और क्षेत्र के नाम पर, ये सब कांग्रेस का विरोध करेंगी। वही हाल आज भी है कॉकरोचों, वही हाल आज भी है। तुम्हारे सामने सबसे बड़ी चुनौती भारतीय समाज को एक करना है। ये तुम्हारे सामने सबसे बड़ी चुनौती है। तभी तो लोग बोलते रहे हिट मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, फलाना कर देंगे। कॉकरोचों को क्यों कॉन्फिडेंस में? तो कॉन्फिडेंस की वजह ही यही है। और जब समाज बटा होता है तो राजनीति निश्चिंत होती है कि कर क्या लोगे। एक आदमी विधायकी का चुनाव लड़ता है, एक आदमी सांसदी का चुनाव लड़ता है, और जब वो विधायक बनता है या सांसद बनता है तो एक सामान्य आदमी होता है। उसके पास एल्टो गाड़ी होती है, एक 200 गज का मकान होता है। लेकिन जैसे ही वो 10 साल सांसद रह लेता है, उसके पास अरबों रुपए आ जाते हैं। ये कैसे हुआ? भारतीय जनता को लगता है कि ये बंदा कुबेर से दोस्ती कर लिया है। सरकार इतना योजनाएं बनाती है, इतनी योजनाएं बनाती है। अब सरकार योजना सीधे तौर पे तो लागू नहीं करेगी, तो उसके लिए कार्यकारिणी की मदद लेगी, एग्जीक्यूटिव की मदद लेगी सरकार। सुनो सरकार कैसे इस देश की जनता लूट रही है। जैसे अंग्रेज भारत की जनता को लूटते थे, तो भारत की जनता को लगता था कि ये महाजन हमको लूट रहा है। महाजन तो 5% लूटता था, असली तो अंग्रेज लूटते थे। अब इस देश में एक प्रथा है जो इस देश के लिए नासूर है। उस प्रथा का नाम है ठेकेदारी प्रथा। जब तक ये ठेकेदारी प्रथा या तो सुधरे और या खत्म हो जाए, जब तक ऐसा नहीं होगा, तब तक इस देश के लोग लुटते रहेंगे। अब सरकार ने स्मार्ट सिटी, गोंडा को स्मार्ट सिटी घोषित कर दिया कि गोंडा भाई स्मार्ट सिटी है। तो गोंडा स्मार्ट सिटी बनेगा तो पैसा आएगा, 5,000 करोड़ रुपया आएगा। अब उस 5,000 करोड़ रुपए में सबसे पहला पैसा आएगा 800 करोड़ की गोंडा की सारी सड़कों को पेरिस की सड़कों की तरफ बना दिया जाए। 800 करोड़। अब ये पैसा पास कौन करेगा? एग्जीक्यूटिव पास करेगी। सांसद, एग्जीक्यूटिव, ठेकेदार, ये 3 एलआई कर लेंगे। ये तीनों आपस में संबंध बनाएंगे। साहब 800 करोड़ पास हुआ है तो 100 करोड़ साहब लगा देंगे, साहब 100 करोड़ लगा देंगे साहब सड़क पे। 700 करोड़ आपस में बांट लेंगे। कुछ ठेकेदार बहुत और खतरनाक है, कहते हैं साहब 5 ही करोड़ में काम हो जाएगा। काम कितना पास हुआ? 800 करोड़। काम कितना हुआ? 5 करोड़। पहली बारिश में सड़क गायब। लेकिन उस एरिया के जो समृद्ध लोग हैं वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में चल रहे हैं। उस सड़क का उनके ऊपर कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। वो पेरिस जैसी सड़क लेके करेंगे क्या? क्योंकि इस देश के सामान्य आदमी को पता नहीं कि इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है। मेला में सजना हेराइल हमार, अब का करी। अब अंग्रेज क्या करते थे चचा? अंग्रेजों ने इस देश की भूमि को, जमीन को प्राइवेट प्रॉपर्टी बना दिया। पैतृक प्राइवेट प्रॉपर्टी, व्यक्तिगत संपत्ति। ऐसा नहीं था पहले, ऐसा नहीं था। व्यक्तिगत संपत्ति बना दिया। और जमीन किसान के लिए मतलब भगवान। अब अवध ओझा के पास 10 बीघा जमीन है। अवध और सूखा पड़ गया, बारिश नहीं हुई, फसल बर्बाद हो गई। अवध ओझा के पास पैसा नहीं है कि वो टैक्स जमा कर दें, और अवध ओझा अपनी जमीन भी नहीं खोना चाहते हैं। बहुत बड़ी बात बता रहा हूं। देखो हमारे पास तो कुछ है नहीं, और जो है वो किसी की नजर में है नहीं। न चौरहार्यम न भ्रात भाज्यम न राज्य हार्यम न च भारकार, वे करते वर्धते एवं नित्यम विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। मेरे ऊपर ईडी सीबीआई का कोई मतलब ही नहीं है ही नहीं। न विदेशी फंडिंग है, लिए ही नहीं। बहुत सारे लोग हमसे कहे भैया हमसे पैसा ले लो, हमने कहा चाहिए। किसी का पैसा लेके उसकी गुलामी करोगे?
फिर तो यस सर कहना पड़ेगा। तो पैसा किसी का लेना ही नहीं है। जितनी जरूरत होती है मालिक उतना पहुंचवा देता है, बात खत्म। चारों तरफ इतने लोग बैठे हुए, कुछ ना कुछ पैसा सब लोग भिजवा ही देते हैं, तो कोई चिंता की बात ही नहीं है, पैसा आ ही रहा है। तो अंग्रेजों ने क्या किया कि जमीन को व्यक्तिगत संपत्ति बना दी। अब अवध ओझा के पास पैसा नहीं है कि वो कर जमा कर सके, और अवध ओझा को अपनी जमीन बचानी है। तो अवध ओझा क्या करेंगे, महाजन के पास जाएंगे। आप कभी मूवी देखिए मदर इंडिया, आपको सारा खेल समझ में आएगा। आप देखिए, नेता, अधिकारी और अपराधी के बीच का नेक्सस अगर आपको देखना है तो आप सीरीज देखिए खाकी द बंगाल फाइल्स, बहुत मजा आएगा। तो भाई अवध ओझा पहुंच गए महाजन के पास। महाजन ने कहा भाई 20% ब्याज लगेगा। 20%? अब मुझे अपनी जमीन बचानी है, मैंने ले लिया। 20% ब्याज जिनके पास रेगुलर आमदनी नहीं है कहां से देगा, नहीं दे पाएगा। अच्छा, महाजन क्या करेगा, महाजन अवध ओझा की जमीन कब्जा कर लेगा। अवध ओझा उस पर क्या पैदा करते थे, गेहूं और धान। महाजन उस पर पैदा करेगा इंडिगो, नील, अफीम, कॉटन, कैश क्रॉप पैदा करेगा और विदेशी बाजारों में बेचेगा। बस वही हाल आज हो रहा है। आज भी भारत उसी शोषण से गुजर रहा है। सरकार ऊपर से पैसा भेजती है और नीचे ठेकेदार, नेता, अधिकारी। अब अधिकारी बेचारा क्या करे, उनकी कोई गलती नहीं है। क्यों नहीं है, मैं बता दूं क्यों नहीं है। भाई अगर उन्होंने सिस्टम के विरुद्ध में काम किया तो जो हाल अर्जुन मोइत्रा का हुआ खाकी द बंगाल फाइल्स में, वही हाल उनका भी होगा। अधिकारियों की मजबूरी है सिस्टम के साथ चलना। पाताल लोक में एक बहुत अच्छा डायलॉग है, बड़ा प्यारा। जयदीप अहलावत का जो सीनियर है, हाथीराम चौधरी का जो सीनियर है, वो लास्ट में एक डायलॉग देता है पाताल लोक के दूसरे एपिसोड में। बड़ा प्यारा डायलॉग देता है, मुझे बड़ा पसंद आया वो डायलॉग। कहता है कि मुझको पता है कि नाव में छेद है, तुम नाव बचा रहे हो, मैं खुद को बचा रहा हूं। कितनी बड़ी बात है। आज बहुत सारे अधिकारी इसी पे काम कर रहे हैं, वो खुद को बचा रहे हैं। चूंकि वो खुद को बचा रहे हैं इसीलिए उन्हें सिस्टम का साथ देना पड़ रहा है। जिस देश में जनता बेहोश होगी उस देश का राजनीतिक बेईमान होगा। सब सब, किसी का नाम नहीं ले सकते कि यही बेईमान है ना, सब। जिस प्रजातंत्र में जिस देश की जनता बेहोश होगी उस देश का राजा चोर होगा। सब, सारी पार्टी, कोई एक पार्टी नहीं कि आप कहते किसी एक पार्टी का काम है ना। एक पार्टी का नाम लिया इसका मतलब आप दूसरी पार्टी से पैसा खा के बैठे। आज ये जो भ्रष्टाचार है ये सभी पार्टियों में है। क्यों? क्योंकि इस देश की जनता बेहोश है। तो जब जनता बेहोश होगी तो क्या होगा, तो नौकर मस्ती करेगा, मालिक के बेडरूम में सो जाएगा। हो सकता है मालिक की पत्नी लेके ही भाग जाए, मालिक की मर्सिडीज चलाएगा, मालिक की बियर पिएगा, शराब पिएगा, मालिक के पैसों को मुजरे में लुटाएगा, सब फ्री कर देगा। और बेचारी इस देश की मासूम भोली भाली जनता 20% दलालों के चक्कर में फंसी हुई है। 70 तो भोली भाली है, 10 पढ़ी लिखी है, सब समझ रही है, लेकिन वो बोले किससे? वो बोलेगी तो आपका तो लगता है बस यही सपना, राम राम जपना। 10% देश की जनता बहुत समझदार, इंटेलेक्चुअल है, पर इंटेलेक्चुअल को डर बहुत लगता है। 20% दलाल है, यही 20% ने 70% का दिमाग खराब कर रखा है। तुम दलित हो, तुम ब्राह्मण हो, तुम हिंदू हो, तुम मुसलमान हो, जिस दिन इस 70% को कॉकरोच जनता पार्टी एक कर ले जाएगी और ये समझा ले जाएगी कि जिस तरह से अंग्रेज भारत के धन का निर्गमन कर रहे थे, ड्रेन कर रहे थे, उसी तरह आज की ये राजनेता, सभी दल के राजनेता भारत के धन का निर्गमन कर रहे हैं और सभी दलों में भ्रष्ट नेता हैं, तो फिर इस देश का वो 70% जिस दिन जाग जाएगा, बस उसी दिन इस देश में व्यवस्था बदलेगी। क्योंकि उस 70% ने अगर सही जगह वोट कर दिया, मैं तो बस एक चीज चाहता हूं, आप सही जगह वोट कर दो। क्रांति की जरूरत ही नहीं है इस देश को, बस आप सही जगह वोट कर दो, सही आदमी को वोट कर दो,
बस ये पूरा जीवन, ये पूरा देश बदल जाएगा। आज क्या हो गया है? आज इस देश की जनता ब्राह्मण हो गई है। देश को आप कुछ भी बोलिए उसे बुरा नहीं लगेगा। आप ब्राह्मणों को कुछ कह दीजिए, देखिए तुरंत आंदोलन चालू। आप देश को गाली दे दीजिए, क्षत्रियों को कोई बुरा नहीं लगेगा। आप क्षत्रियों को कुछ कह दीजिए, तुरंत आंदोलन चालू। और दलित तो धरती पलट देने के फिराक में है कि हमको कैसे बोल दिए। मुसलमान थोड़ा सा शांति में बैठा हुआ कि बोल लो भैया, हमारे ऊपर तो 7.5 ही चल ही रही है। मुसलमान तो बैठा है कि भैया 7.5 ही चल रही भैया, सलमानवा जान ही नहीं पाया, पूजा पाठ हम लोग करा रहे हैं भैया, लेकिन भैया 7.5 ही चल रहा है। और राहु भी थोड़ा सा वक्री हो गया है हमारा। मुसलमान बेचारा बहुत परेशान है, उसके ऊपर 7.5 ही चल रहा है, उसका राहु भी वक्री हो गया है। आजकल मुसलमान भी इस देश का कुंडली देख रहा है, उसको भी कुंडली देखने की जरूरत पड़ रही है। कह रहा है कि पंडित जी कह रहे थे कि अगर वंदे मातरम का मंत्र गाओ तो तुम्हारा भी उद्धार हो सकता है। कह रहा है, मुसलमान मुझसे कह रहा है कि पंडित जी कह रहे थे भैया कि दिन में 2 बार अगर वंदे मातरम का मंत्र गा दो तो तुम्हारा वो जो राहु वक्री है वो ठीक हो जाएगा। तो भैया हम गाना शुरू कर दिए भैया। नहीं, वो आप कह रहे थे आपके धर्म में मान्यता नहीं भैया है, अपवाद धर्म में लिखा हुआ है भैया। वो एक हदीस है भैया, पता नहीं मुझे याद नहीं आ रही भैया, लेकिन हदीस में लिखा हुआ है कि वंदे मातरम भी गा लेना चाहिए। बंगाल में देखो, सब वंदे मातरम गाने लगा, सब वंदे मातरम गाने लगा। बंगाल की अगर तुम देखो बहुत मजा आ रहा है। कैसे बोलो, गरम गरम ढीम हो गया है पंजाब में। बंगाल में जो है गरम गरम ढीम हो गया है। जो कह रहा था कल की मैं चड्ढा नहीं हूँ, वो पता नहीं क्या हो गया है। तो भैया जहाँ शक्ति है वहाँ तो सर झुकाना ही पड़ेगा। अगर जहाँ शक्ति को सर नहीं झुकाओगे तो सर काट दिया जाएगा भैया। और शक्ति होती किस लिए है? तो बाघा दादा अगर सरकार के खिलाफ कदम उठाएंगे तो बाघा दादा तो मारे ही जाएंगे। जब तक आपकी लॉयल्टी है तब तक ठीक है, जिस दिन लॉयल्टी लाइबिलिटी में बदल जाएगी उस दिन आपको हटा दिया जाएगा। जय हिंद, जय भारत।